Hello students, good morning. Today I am going to teach you lecture 5 Essentials of Management, पेपर 5 जो कि है हमारा द टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कि क्या देखिए अगर एक बार बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर अप की थी। तो हमने कवर किया था उस लेक्चर में, सबसे पहले अगर लेक्चर 1 की बात करें तो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट और उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर दिस हमने डिस्कस किया था कि हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की लास्ट हमने कल पढ़ा था साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि देखिए हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। तो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले उस 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी थी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न अप्रोच। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो न्यू क्लासिकल थ्योरी में ही हमारे थे ये 3 मैनेजमेंट, जिसमें से था एक साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है हमारा वो F.W. टेलर ने दिया है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हमारे हेनरी फ्योल ने दिया है। और फिर लास्ट था एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है हमारा वो मैक्स वेबर ने दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि फ्योल वाला, जो कि यही हमें डिस्कस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ने उनके 4 बेसिक से प्रिंसिपल्स बताए थे कि टेलर ने कौन कौन से बेसिक से प्रिंसिपल्स पोज दिए। फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी बात की थी, जिसमें वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल वेजेस, पेमेंट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ये हमारा किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। इन्होंने एक देखिए ये हेनरी फ्योल ने 1916 में ये प्रिंसिपल्स दिए थे, और देखिए इन्होंने 1841 से 1925 के बीच इन्होंने अपना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने एक बुक लिखी जो कि बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916। फिर है फ्योल ऑर्गेनाइज 6 मेजर पार्ट ऑफ द वर्क। फ्योल ने क्या किया था, इन्होंने जो भी काम है काम को 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है टेक्निकल, देखिए टेक्निकल, सेकेंड है कॉमर्शियल, थर्ड है फाइनेंशियल, फोर्थ है सिक्योरिटी, फिफ्थ है अकाउंट, सिक्स है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दिया है। देखिए इन्होंने क्या कहना था इनका कि जो फ्योल थे, फ्योल का कहना था कि किसी भी फ्योल ने 6 मेजर पार्ट बनाए थे, जिसमें किसी भी काम को 6 मेजर पार्ट पे डिवाइड करते हैं। टेक्निकल में इनका कहना था टेक्निकल और प्रोडक्शन फंक्शंस कुछ हो जाते हैं। कॉमर्शियल में कहना था परचेज एंड सेल्स, ठीक है, परचेज और सेल होती। कॉमर्शियल में क्या होता है, किसी भी चीज़ सामान को खरीदा और बेचा जाता है। फिर है फाइनेंशियल में रिसिप्ट एंड कंट्रोल ऑफ अ कैपिटल। रिसिप्ट एंड कंट्रोल ऑफ अ कैपिटल का यहाँ पे क्या मतलब था, यानी फाइनेंशियल नेचर्स के जो भी ट्रांजेक्शन थे तो उसको भी इन्होंने डिवाइड किया था। फिर सिक्योरिटी पर्पस, इन्होंने कहा कि काम को करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने चाहिए। अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ों का इंक्लूजन रहता है। He further classified that the first 5 of these tasks are done at the bottom of the organization. इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट 5 टास्क है इनको हम लोग बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं, while the final work deals with high level management। और जो बाकी के हैं वो हाई लेवल मैनेजमेंट के थ्रू किए जाते हैं। फ्यूल प्रोसेस द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, फ्यूल ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे। तो ये देखिए 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, इन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस, एक बार पहले सबसे देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे 14 प्रिंसिपल हैं, फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स है द प्रिंसिपल ऑफ डेडिकेटिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कम्युनिटी इंटरेस्ट, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एथ है द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट है स्केलर चेन, नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट इक्विटी, नेक्स्ट स्टेबिलिटी, 13 है इनिशिएटिव एंड 14 है स्पिरिट दी कॉर्प्स। तो ये दिए हुए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं।
पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को अगर हम डिस्कस करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या था, तो देखिए हेनरी फ्यूल का कहना था कि जब भी हम किसी काम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं अगर उनको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी जॉब बन जाती है। और डिवीजन ऑफ वर्क होने से किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है या किसी एक ही पर्सन को सारा काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सब जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज है अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका कहना था मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी। ठीक है, मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर दे सके, ये उसका राइट है। अगर आप किस मैनेजर्स को अथॉरिटी नहीं दोगे, वो एबल नहीं होगा कि अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सके, काम दे सके, तो वो कैसे किसी चीज़ को करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी यही इनका कहना था कि आप क्या करिए, मैनेजर्स को अथॉरिटी दीजिए, पावर दीजिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सके। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनका कहना था आप अथॉरिटी तो दे रहे हैं, अथॉरिटी देने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करिए। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ आप अथॉरिटी देंगे तो जो आपका लीडर है वो डेमोक्रेटिक बन जाएगा और क्या करेगा, सिर्फ अपने जो उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्डर देगा कि ऐसे करो ऐसे करो। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए ताकि वो क्या करे, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से समझे और सारे यानी वो रिस्पॉन्सिबल भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए ताकि वो अपनी अथॉरिटीज का गलत यूज ना कर सके या सिर्फ ऑर्डर ना दे, वो खुद अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में इनका कहना ये था कि जो भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को ओबे करना चाहिए और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हैं, रूल्स पॉलिसीज हैं, उन सभी को मानना चाहिए, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन बॉस। वन बॉस का क्या है कि एम्प्लॉय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सभी का एक बॉस होना चाहिए और उन सभी को सिर्फ एक बॉस के ही थ्रू क्या करनी चाहिए, कमांड मिलनी चाहिए। यानी एक बॉस हो, जैसे मान लीजिए अगर सिंपली हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 लीडर हैं और सभी कह रहे हैं, कोई दूसरा लीडर कुछ कह रहा है, दूसरा लीडर कुछ कह रहा है, सभी अपने अकॉर्डिंग काम बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज होंगे वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि किसका काम करे, क्या बेहतर रहेगा। बट अगर एक सिंगल बॉस होगा, वन बॉस होगा, तो एम्प्लॉयज को पता होगा कि जो बॉस ने कहा है वो करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है। तो इससे एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई नहीं होंगे और आपस में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा और सारे काम को बेहतर ढंग से करेंगे। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स एफर्ट्स हैं, जो कलेक्टिव इंडिविजुअल्स ऑफ एफर्ट्स होते हैं, वो सभी क्या कर सके, एक ही डायरेक्शन में काम करे, एक ही किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करे, जिससे क्या होगा, वो जल्दी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, जल्दी काम करेंगे। बट अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 डायरेक्शन में काम चल रहा है, किसी 3-4 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है, तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में उनको करना क्या है। 6 है द प्रिंसिपल ऑफ डेडिकेटिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कम्युनिटी इंटरेस्ट। ये हेनरी फ्यूल का ये कहना था कि इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचना चाहिए और अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को अपना इंटरेस्ट बाद में रखना चाहिए, यानी अपने हित के बारे में, अपने बारे में बाद में सोचे, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसे सोचना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कहने का ये था कि देखिए एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। यानी जितना वो काम कर रहे हैं उस काम के बेसिस पे उनको सैलरी वेजेस भी दिया जाना चाहिए, उनको रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अगर आप जिस अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हो उस अकॉर्डिंग अगर आप उनको पेमेंट नहीं दोगे तो वो डिससेटिस्फाई होंगे, अपने काम को लेके कॉन्शियस नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे, वो बस ये सोचेंगे काम को करना है। क्यों? क्योंकि जब उन्हें टाइमली पेमेंट मिल नहीं रही है, उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो वो किसी काम को क्यों करेंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फ्यूल का ये कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो
सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। अगर आप कोई डिसीजन मेक कर रहे हैं तो वो डिसीजन सिर्फ अपने बेसिस पे नहीं लेना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को भी क्या कराना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब था कि क्या कहते हैं, एक वर्टिकल चेन में, यानी जो ऑर्डर से वो एक या कम्युनिकेशन है वर्टिकल फ्लो होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी चाहिए। स्केलर चेन का मतलब होता है चेन ऑफ कमांड, यानी ए बी से, बी सी से, सी डी से, यानी एक सीक्वेंस में चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर में देखिए हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, एक हमारा आता है मटेरियल ऑर्डर और दूसरा हमारा आता है सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर की अगर हम बात करें कि मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो सही जगह पर रखी होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर यानी जो पीपल्स और मटेरियल्स दोनों सही जगह पे होने चाहिए। जैसे अगर हम सिंपली बात करें स्कूल में अगर हमें प्रिंसिपल से मिलना होता है तो हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में, या हमें डायरेक्टर से मिलना है तो डायरेक्टर हमें कहाँ मिलेंगे, अपने ऑफिस में, अपने केबिन में। तो ये चीज़ें, यानी ये जो ऑर्डर है, यानी जो पीपल्स का ऑर्डर है वो अपनी जगह है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में पीपल्स और मटेरियल दोनों का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं सभी के बीच सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इक्वली ट्रीट करने का मतलब क्या है, कोई अमीर गरीब ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अमीर है वो गरीब है, कास्टिज्म नहीं करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है ये सिख है ये ईसाई, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी को क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी क्या करना चाहिए, उनका जॉब की भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि उनमें क्या हो, फियर ना रहे कि हमें जॉब से हटा दिया जाएगा। जब उनके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर रहेगी तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होके क्या करेंगे, किसी भी काम को मन से करेंगे। फिर है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या था कि सिर्फ कुछ ही मेंबर्स को या कुछ ही एम्प्लॉयज़ को आप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मत करिए। जितने भी मेंबर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सभी का इनिशिएटिव होना चाहिए, सभी को इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब क्या था, टीम बिल्डिंग, यानी जित ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, टीम बिल्डिंग होनी चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर आपस में काम करें, मिलजुल कर काम करेंगे, कोऑपरेशन होगा, किसी भी काम को जल्दी कर सकेंगे और वो क्या कर सकेंगे, अच्छा कर सकेंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ है द प्रिंसिपल ऑफ डेडिकेटिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कम्युनिटी इंटरेस्ट। Principle of remuneration of employees, the principle of centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability, initiative, spirit the corps। ये थे हमारे 14 principles of हेनरी फ्यूल जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए हैं। अब देखते हैं कंपेयर टेलर्स एंड फ्यूल्स व्यू। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, टेलर्स के और फ्यूल्स के व्यूज को कंपेयर करना है। यानी टेलर ने क्या थे, टेलर F.W. टेलर जो है उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो हमारे फ्यूल हैं, फ्यूल को हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इन दोनों लोगों ने नियो क्लासिकल थ्योरी में अपने अपने व्यूज दिए थे, क्लासिकल थ्योरी में अपने अपने व्यूज दिए थे। उन्हीं व्यूज के बीच में क्या डिफरेंस था, तो हम इसको देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें टेलर, अगर आपको एक लर्न करने की ट्रिक मैं बताऊं तो जो फ्यूल्स थे, फ्यूल्स ने हमेशा बड़े लेवल की बात की थी, ठीक है। ये कोई वो नहीं, मैं बस लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ कि फ्यूल्स ने हमेशा बड़े लेवल की बात की थी और जो टेलर थे, टेलर ने हमेशा एक छोटे लेवल की बात की थी। तो ये याद करने की ट्रिक है। अगर हम फ्यूल की बात करें कि फ्यूल का क्या था, फ्यूल और टेलर के बीच में क्या डिफरेंस था, तो जो फ्यूल थे उन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिस्कस किया था और इन्होंने शॉप फ्लोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन किया था। फिर देखिए जो टेलर से उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट था और फ्यूल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था। टेलर ने क्या किया था, टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था जो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, गैंग बॉस, रूट क्लर्क, ये फंक्शनल फोरमैनशिप में आती है। तो इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप पे फोकस किया था टेलर ने, और फ्यूल ने किस पे किया था, यूनिटी ऑफ कमांड पे किया था।
जो फ्यूल का था वो फ्यूल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था, यानी फ्यूल ने जो भी प्रिंसिपल दिए थे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थे, बट जो टेलर्स के प्रिंसिपल थे, 4 प्रिंसिपल्स थे, वो प्रिंसिपल स्पेसिफाइड चीज़ों में ही एप्लीकेबल थे। फिर क्या था, टेलर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे किए थे, और जो फ्यूल टेलर ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए थे, और जो फ्यूल ने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे किए थे। फ्यूल का फोकस किस पे था कि ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना था, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना था, और इनका क्या था, टेलर का, कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ये हमारे कुछ बेसिक से डिफरेंसेस थे जो कि आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या है ये। देखिए, डिफरेंसेस में दिया हुआ है मैनेजमेंट एट फैक्ट्री लेवल एंड अंडरटेकिंग। ये क्या थे, जो मैनेजमेंट था वो फैक्ट्री लेवल पे था, किसका, टेलर का, और फ्यूल का कहाँ पे था, फ्यूल का टॉप लेवल पे था। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, टेलर ने क्या किया था, ये प्रोडक्टिविटी पे इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ लेबर पे, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे थे हेनरी फ्यूल। जो चीज़ें अभी मैंने डिस्कस की है वही यहाँ पे नोट्स में भी दी हुई है। ऑपोजिशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड नो ऑपोजिशन टू फ्यूल आइडियाज। देखिए, ये इनका क्या था, ऑपोजिशन में थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, बट नो ऑपोजिशन था फ्यूल आइडियाज पे। ठीक है, ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस थे। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की, कि दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी। तो दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोग्राम। दोनों का क्या था बेसिक सा, कि मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को क्या करना है, डेवलप करना है, मैनेजमेंट करना है एम्प्लॉयज के बीच में। बोथ एम्फेसाइज साइंटिफिक मैनेजमेंट, दोनों ने महत्व दिया था साइंटिफिक मेथड पे। स्पेशल वर्क ऑन प्लानिंग ऑफ बोथ, ये स्पेशल वर्क ऑन प्लानिंग ऑफ बोथ, यहाँ पे क्या मतलब था कि ये प्लानिंग पे वर्क कर रहे थे, यानी ये कह रहे थे कि पहले आप चीज़ों को प्लान करो, प्लान करने के बाद आप करिए, तब चीज़ों को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होंगी। क्यों? क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हमने देख लिया है, जो आज का हमारा लेक्चर 5 था, उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो क्लासिकल थ्योरी अप्रोच पढ़ रहे थे, तो क्लासिकल थ्योरी में हमारे 3 थे, साइंटिफिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और क्या था, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो साइंटिफिक थ्योरी हमने कर डिस्कस कर ली थी। आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस की है, जो कि हेनरी फ्यूल ने दी है, और हेनरी फ्यूल को हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जो कि बुक का नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने पूरे काम को 6 मेजर पार्ट में डिवाइड किया था। फिर इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, और ये 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर टेलर्स और फ्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। फिर हमने देखा है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, टेलर और फ्यूल के बीच में। तो ये अभी तक, आज तक हमने लेक्चर 5 तक हमने अपना डिस्कशन कर लिया है यूनिट 1 का। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।